दोस्तों आज है 3 मई 2023 और 3 मई 2023 का आपका एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न लिए गए हैं। तो हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को जो है विस्तारपूर्वक डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि रुक्मिणी देवी अरुणडेला का संबंध किस नृत्य से है। देखिए, जो रुक्मिणी देवी अरुणडेला जी हैं, इनका संबंध भरतनाट्यम से, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुणडेला का संबंध जो है ये भरतनाट्यम से था और भरतनाट्यम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था हिस्ट्री से कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। देखिए, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह थे राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। देखिए, जो सेकंड शिफ्ट हुआ है इसमें एक प्रश्न को छोड़ दीजिए, बाकी जो 24 प्रश्न है सभी बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न है जो थोड़ा कठिन पूछा गया और उसको हम आउट ऑफ सिलेबस भी कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो देखिए, जो हमारा एक प्रार्थना समाज था इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। देखिए क्यों, अभी देखिए इसमें संस्थापक तो इसके कई थे। कौन कौन थे? एक थे आत्माराम पांडुरंग जी थे, महादेव गोविंद रनाडे थे और आरजी भंडारकर बंबई थे। इसके संस्थापक तो 3 थे, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ आत्माराम पांडुरंग का नाम दिया गया था, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आत्माराम पांडुरंग ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही एक ऑप्शन में आपके नाम दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 2 संस्थापक पूछे गए, एक ब्रह्म समाज के और एक प्रार्थना समाज के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आज से पूछा गया था आपसे कि 2008 से 2010 के दौरान कौन सी मंदी आई थी। देखिए 2008 से लेकर 2010 के बीच में एक मंदी आई थी, तो उसी के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था आपका वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है। वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी और ये आपके ऑप्शन में भी था, शायद बी या सी ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कौन सा है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है हमारा, ये स्वतंत्रता का अधिकार ही मौलिक अधिकार कहलाता है। इसमें आपसे अनुच्छेद नहीं पूछा था कि अनुच्छेद 14 है कि 12 है कि 13 है कि 10 है, ऐसा नहीं था। इसमें ऑप्शन में ऐसा दिया गया था, उसमें पूछा था कि मौलिक अधिकार कौन सा है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन था स्वतंत्रता का अधिकार, यही आपका राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, आप लोग प्रश्नों को देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, आप लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग को लाइक करना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि जब हम आपको एनालिसिस कराते हैं क्या हमारे द्वारा कराया गया एनालिसिस सभी सही है या फिर वीडियो आपको कैसी लगती है। आप लोग थोड़ा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चुनाव संशोधन अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन आता है या फिर किस मंत्रालय के अधीन आएगा। जो चुनाव में संशोधन का अधिनियम है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसको आप ध्यान रखना, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। आपके देखिए ऑप्शन में कानून एवं न्याय मंत्रालय दिया गया था और वही आपका राइट आंसर था। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपसे डिस्कस करते हैं। अभी आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमने आपसे कहा था कि अभी तक आपका क्या हुआ, स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न पूछे जा रहे थे और साइंस से 2 प्रश्न, लेकिन हमने फर्स्ट शिफ्ट में ही कह दिया था कि अब स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कम किया जाएगा और साइंस के प्रश्नों को बढ़ाया जाएगा। और देखिए हुआ वही चीज है। अब इसमें क्या हुआ कि स्टैटिक जीके के 8 प्रश्न आए हैं और साइंस के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए हम फिर से कर रहे हैं कि कल, अभी थर्ड शिफ्ट में भी यही आएगा, लेकिन कल से क्या होगा कि कल स्टैटिक जीके से आपसे 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन साइंस से 6 से 7 प्रश्न हो जाएंगे, यानी साइंस की संख्या बढ़ने वाली है। इसको आप ध्यान देना है अभी सभी को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चुनाव संशोधन अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन आएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया है आपका कानून एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न आपका एक दिया गया था उलेमा कौन होते हैं। अब ध्यान, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि आपके ऑप्शन में कई चीज दिया गया होगा, तो उसमें एक चीज देखिए, आपके ऑप्शन में एक दिया होगा जो कि इस्लाम धर्म के संस्था यानी मुस्लिम जो लोग होते हैं उनसे संबंधित होगा। तो उलेमा जो है ये इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, जिनको मौलाना भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो मौलाना दिया होगा, ठीक है। अगर मौलाना है तो मौलाना राइट आंसर है, और यदि मौलाना नहीं है तो इस्लाम धर्म के ज्ञाता का नाम दिया गया होगा। इन्हीं 2 में से एक राइट आंसर है। यदि ये दोनों नहीं है तो उसमें आप देखिए जो भी मुस्लिम चीजों से संबंधित है वही आपका राइट आंसर होगा उलेमा से, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट चीज, केंद्र शासित से चीजें बहुत पूछी जा रही है, ध्यान रखना। फर्स्ट में पूछा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता दर है, सॉरी लिंग अनुपात है। अब पूछा गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थित है। तो देखिए ओनली 1 ऐसा एक है जिस केंद्र शासित में हाई कोर्ट स्थित है, तो दिल्ली है वह, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थित है, बाकी किसी में नहीं स्थित है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जितना स्टैटिक जीके आएगा उतना साइंस का प्रश्न होने वाला है। साइंस के प्रश्नों की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, इसको ध्यान रखना। आप थोड़ा विज्ञान पे आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये 10 तक संख्या जाएगी, अब ऐसा ही होने वाला है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था कि
पंचामृत योजना किस राज्य में है, ऐसा कुछ करके था पंचामृत योजना से संबंधित। तो ध्यान रखिए जो पंचामृत योजना थी आपकी ये तो उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में भी था। थोड़ा आप इसको डिस्कस करेंगे तो आसानी हो जाएगी समझ में। उत्तर प्रदेश की सरकार पंचामृत योजना के माध्यम से किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है, पंचामृत योजना से। और गन्ने के मूल्य गन्ने की खूबी के अनुसार बढ़ाया जाएगा, यानी जो गन्ना का मूल्य होगा उसकी गुणवत्ता के ऊपर, ठीक है, उसकी देखिए लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई जिसे कहते हैं, उसको खाने का स्वाद यानी जो मीठा होता है, ठीक है, गन्ना से इसी के आधार पर इसकी बढ़ाई जाएगी वैल्यू। और उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना के माध्यम से पानी की बचत होगी, लागत में कमी आएगी। ये थी आपकी पंचामृत योजना और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपसे एक से खेल से प्रश्न बना है। देखिए इसमें पूछा गया था आपसे कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी। तो ध्यान रखना हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक है। आप एक बार हॉकी का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, इन सब का एक बार देख के जाइए, ठीक है। एक निगाह जरूर देखना कि किसमें कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है और थोड़ा मैदान की लंबाई भी आपको देखकर जाना है और कौन सा कप किस खेल में दिया जाता है इसको जरूर देख के जाना। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बने जाएंगे, जैसे डूरन कप हो गया, बहुत सारे कप दिए जाते हैं ना, तो ऐसे आप कपों को थोड़ा देख के जाना जो इंपॉर्टेंट कप हैं। देखिए अगला आपसे फिर से एक राइटर बुक पूछी गई है, प्रत्येक शिफ्टों में एक बुक का नाम पूछा जा रहा है और हम बार बार कर रहे हैं कि बुकों से संबंधित सभी लोगों को जरूर देखा जाए और ऐसी बुकों को देखना है जो किसी के जीवन पर आधारित हैं, जो बहुत अब जो है वर्तमान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बचपन में उनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। ऐसी किताबों को जरूर देखना। जैसे आपसे पूछी गई थी कि द मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी के लेखक कौन है, ऐसा पूछा गया था। तो देखिए इसको तो सभी को पता होगा कि रामानुजन जी हैं। रामानुजन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत बड़े बड़े लोग, यानी जो एप्पल के सीईओ हैं, टिम कुक फेसबुक के सीईओ हैं, ऐसे लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, जिन्होंने कई प्रमेय को सिद्ध किया है। तो ध्यान रखना रामानुजन का नाम। तो ऐसे इसीलिए हम करें कि जितने भी जो बहुत हार्ड वर्क करके आज आगे बढ़े हैं, जो आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कुछ राष्ट्रपति ऐसे हुए, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को इसमें विशेष करके रखना। आप लोग इन सभी की बुक जरूर एक बार देख के जाना है, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बुक्स हैं, उनको जरूर देख के जाना है, आप सभी को हम बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था, प्रश्न वही है जो आपको याद है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया गया था कि कार्क कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए वही प्रश्न है, वही आंसर है। देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका खोज की थी। उन्होंने अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोशिका को कार्क के एक पतले टुकड़े के माध्यम से देखा। उन्होंने पाया कि कार्क कई छोटी खाली कोशिकाओं से बना होता है और इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। यानी इसका भी राइट आंसर आपका रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा। जो कार्क कोशिका खोज की दी गई थी, इसका भी राइट आंसर रॉबर्ट हुक ही है। बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया था जिससे कि आप लोग परेशान हो, ऐसा, ठीक है, लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कोशिका की खोज कब की गई थी। ध्यान रखना सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अभी आपसे बात करते हैं। अम्ल क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो आपसे यही पूछा गया था कि अम्ल क्षार मिलकर जो लवण बनाते हैं इस अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन था आपका उदासीनी अपक्रिया, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सभी को सुनना है। देखिए अभी जितने लोग एग्जाम नहीं दिए, ध्यान रखना साइंस से प्रश्न बढ़ाए जा रहे हैं। अब साइंस से प्रश्न बढ़ा हुआ मिलेगा, ऐसा लगेगा कि स्टैटिक जीके से प्रश्न ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपसे अम्ल क्षार से प्रश्न बनेगा, अम्ल क्षार लवण से, और पीएच मान पूछी जाएगी, जैसे किसका किसका, रक्त का, नींबू का, पानी का, इन सब चीज़ों का आपसे पीएच मान। उसके बाद विटामिन से प्रश्न, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से, सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या फिर क्या खाने से ये रोग खत्म हो जाते हैं, या फिर इनका एक रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का रासायनिक नाम क्या है। तो इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन और पीएच मान को थोड़ा एक बार जरूर मोटा मोटा देख के जाएंगे, ठीक है। यहीं से प्रश्न पढ़ेंगे, हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी चीज फिजिक्स में जो बढ़ेगा वो मात्रक से बढ़ेगा, जूल का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है। तो इसी टाइप से प्रश्न पढ़ने वाले, बाकी कोई प्रश्न आपसे नहीं बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना। और बायोलॉजी में जो बढ़ेगा उसमें पूछा जाएगा जैसे मटर का नाम क्या है, ठीक है, जो एक रासायनिक नाम होता है वो पूछा, वैज्ञानिक नाम होता है ना। और जानवरों का कुछ होता है वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस जैसे होता है। इस टाइप बस यही प्रश्न पढ़ेंगे, आप ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन प्रश्न जरूर बढ़ेंगे साइंस का, इसको आप लोग को ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जल से खनिज पौधों के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है। जल को जो है खनिज पौधों के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है। तो आप ध्यान रखना कि जाइलम पहुंचाते हैं पत्तियों के, ठीक है,
पत्तियां जो है पहुंचाती हैं, जिसमें आपका ऑप्शन शायद जाइलम दिया गया था, तो जाइलम ही आपका राइट आंसर है। यदि जाइलम नहीं था तब आपका वहां पर देखिए एक ऑप्शन शायद पत्तियों करके दिया था, क्या ये तो पत्तियों सही होगा, और जहां तक 100% है जाइलम जरूर दिया गया था, अगर जाइलम नहीं है तब पत्तियों दिया होगा, इन्हीं दो में से एक आपका राइट आंसर था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत के अंदर कौन सा बल होता है, या फिर जब विद्युत प्रवाह करती है तो उसमें कौन सा बल पाया जाता है। ध्यान रखना, अंतर्जनित बल पाया जाता है, विद्युत के अंदर अंतर्जनित बल पाया जाता है। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहां से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे फिजिक्स का ये प्रश्न है, जबकि ये विद्युत से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा जाएगा कि सरोजा पुरस्कार 2021 अपर्णा सतीशन को मिला था। इसको ध्यान रखिए, 2021 में सरोजा पुरस्कार है ये अपर्णा सतीशन को मिला था। अब पूछा गया है, शायद यही पूछा गया था कि वे किस खेल से संबंधित है, तो जो खेल नहीं पूछा था, इसमें कुछ और चीजें पूछी गई, नर्तकी हैं ये, ठीक, ये किसी चीज से संबंधित है। तो जो अपर्णा सतीशन है ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका आधारित प्रतिपादक हैं। इनसे अपर्णा सतीशन से एक प्रश्न था जिसका राइट आंसर या तो भरतनाट्यम होगा या फिर कुचिपुड़ी, दो में से एक राइट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। और इनमें दो में से एक जरूर आपके ऑप्शन में दिया होगा, वही आपका राइट आंसर, बाकी आप कहीं पे आपको कोई चीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपर्णा सतीशन 2021 का संबंध सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से है, बाकी किसी से कोई संबंध नहीं है इनका, इसका ध्यान रखना, या तो भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। देखिए वह एक प्रमाणिक भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी हैं। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान से प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये देखिए शास्त्रीय नृत्य से ही जीती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, या तो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, इन्हीं दो में से एक राइट आंसर है। या हो सकता है किसी एक ऑप्शन में भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों दिया हो, तो दोनों दिया हो तो वही ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपसे फिर से क्या पूछा गया है, एक त्योहार पूछा गया है कि असम में फसल की कटाई के समय कौन सा त्योहार पूछा जाता है। इसके पहले आपसे पूछा गया था कि शायद कर्नाटक का पूछा गया था क्या, कि अरुणाचल प्रदेश में फसल की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आज आपसे पूछा गया है कि असम में, इसलिए जो फसल की कटाई के समय त्यौहार हैं उनको एक बार जरूर देख के जाना है। असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार था, आपके ऑप्शन में बिहू दिया गया था। देखिए और भी हैं, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से बिहू ही राइट आंसर था। ठीक है, असम में फसल कटाई के समय आपके ऑप्शन के हिसाब से बिहू ही राइट आंसर था, जबकि और भी हैं फसल कटाई के समय। ठीक है, कहाँ के, असम के, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखपुर में रेलवे का कौन सा मुख्यालय है। तो देखिए गोरखपुर में जो रेलवे का मुख्यालय था वह उत्तर पूर्व था, आपके ऑप्शन में एक उत्तर पूर्व कोई करके दिया गया था। ठीक है, और यदि इसका कोई और आंसर होगा, इस प्रश्न में हमको थोड़ा डाउट हो रहा है दोस्तों कि गोरखपुर में रेलवे का कौन सा मुख्यालय है। देखिए एक ऑप्शन तो हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश सही है, लेकिन इसका कोई और ऑप्शन निकलता है तभी हम थोड़ी देर में आपको इसका पिन कर देते हैं, कमेंट में पिन कर देते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान देखना, यदि इसका आपको ऑप्शन पता हो तो हमको जरूर एक बार कमेंट कर देना आप सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। और हमको आशा है कि जितने भी अब एग्जाम दिए सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर करके आए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि आजादी के समय साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए आजादी के समय साक्षरता दर मात्र 18% थी, जिसमें केवल 8% लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता था, बाकी 92% लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। और प्रत्येक शिफ्टों में हम कह रहे हैं कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकें, देखिए प्रत्येक शिफ्टों में हम आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिए जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात क्या है, भारत का जो है वर्तमान में वो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य। तो इस टाइप के प्रश्न तो आप पढ़ के जाइए। लेकिन हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी, हमने एक दिन डिस्कस कर दिया था उसी शिफ्ट में, तो उसका राइट आंसर था आपका 18%। ठीक है, ध्यान रखना जो चीजें आपको यहाँ बताई जाती हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए आप जरूर जुड़े रहिए चैनल से और प्रत्येक शिफ्टों के एनालिसिस को देखिए, क्योंकि यहाँ से देखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत चीजें सिखा दी जाती हैं, आपके नेक्स्ट एग्जामों की तैयारी करा दी जाती है और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी चीजें आपको डिस्कस किया जाएगा। और ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। दोस्तों अभी हम आपसे सिर्फ लास्ट में 2 मिनट में ये बात करने वाले हैं कि अब किस सब्जेक्ट से किस टाइप के प्रश्न पूछेंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, इसको सभी को जरूर ध्यान देके जाना है। देखिए जो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है यह विंबलडन है। कौन सा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था, तो इसके ऑप्शन में एक आंसर दिया गया था विंबलडन करके, तो जो विंबलडन करके दिया गया था वही आपका राइट आंसर है, यह 1877 का है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे प्रश्न था कि उस्ताद शहाफत का खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो उस्ताद शहाफत खान जी हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यह आपके आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न है, हमेशा भी कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा डीप प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर था आपका तबला।
जो उस्ताद शहाबत खान हैं, इनका संबंध तबला से है। अब दोस्तों हम आपसे 2 मिनट बातें करेंगे। देखिए आज तो आपका क्या हुआ है, आज आपके करंट अफेयर से 2 प्रश्न हैं, जियोग्राफी से 2 प्रश्न हैं, स्टैटिक जीके से इस शिफ्ट में 8 प्रश्न कर दिए गए, कम कर दिए गए, हिस्ट्री से 4 ही प्रश्न हैं, पॉलिटी से 3 प्रश्न हैं, इकोनॉमी से 2 प्रश्न और साइंस से इसके पहले 2 प्रश्न पूछे गए थे, अब 4 हो गए हैं। लेकिन आप ध्यान देना, अब नेक्स्ट डे आपका क्या होगा कि स्टैटिक जीके के 6 प्रश्न होंगे, साइंस के 6 से 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से प्रश्नों को बढ़ाया जाएगा, इसको आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग तैयारी कर जाइए और इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार करें जिसमें साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों एक में होंगी, हिस्ट्री की अलग होगी, स्टैटिक जीके अलग होगी, करंट अफेयर की अलग वीडियो आएगी और पॉलिटी और इकोनॉमिक वीडियो एक आएगी। ये वीडियो सभी हमारी लगभग 30-30 मिनट की होंगी, 100 प्रश्न होंगे इनमें। लेकिन यदि आप उस वीडियो को देख के जाएंगे जो कि एमटीएस एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई जा रही है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, लेकिन जब आप उस वीडियो को देख कर जाएंगे तो आप ध्यान रखना, आप भरोसा रखना कि उससे बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। और उस वीडियो पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई और हाँ, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।